हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आइए, आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत उदारवाद पर विशेष चर्चा यानी लिबरलिज्म। मित्रों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अब राजनीतिक विचारधारा यानी उदारवाद लिबरलिज्म क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उदारवाद, जिसे इंग्लिश में लिबरलिज्म भी कहते हैं, उदारवाद शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यानी लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो उदारवाद है। और इस उदारवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है। ध्यान रखिएगा, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। इसका मतलब है सीधा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। उदारवाद किससे संबंधित है? यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब उदारवाद की विशेषताएं क्या है उनके देखते हैं। उदारवाद इसका मानना है कि सभी मनुष्य समान हैं। उदारवाद ऐसा मानता है कि सभी मनुष्य समान हैं और मनुष्य मूलतः एक अच्छा और सामाजिक प्राणी है। यानी उदारवाद ये मानता है कि सभी मनुष्य समान हैं और मनुष्य मूलतः एक अच्छा और एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार चाहिए जिन्हें किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार की जरूरत होती है और वे अधिकार किसी भी स्थिति में उसे छीने नहीं जा सकते हैं। यह उदारवाद मानता है। उदारवाद कानून को सर्वोच्च मानता है कि कानून ही सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और वह सरकार को अच्छी है जो व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। उदारवाद कहता है कि वह राज्य सरकार अच्छी है जो व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे और व्यक्ति और राज्य का संबंध परस्पर समझौते पर आधारित है। उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है वो परस्पर समझौते पर आधारित है। अब इनसे यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो माने कि उदारवाद है जो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं से संबंधित है, व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। और वह राज्य को कहता है कि राज्य व्यक्ति के हितों में न्यूनतम से न्यूनतम न्याय के बराबर हस्तक्षेप करे। यानी राज्य अहस्तक्षेप की नीति अपनाए व्यक्ति की विकास के अंतर्गत। अब उदारवाद का स्वरूप भी अलग अलग है। सामाजिक संदर्भ में उदारवाद क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। ये विशेषताएं हैं कि निम्न में से सामाजिक संदर्भ में उदारवाद की विशेषता है या नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सामाजिक संदर्भ में उदारवाद क्या कहता है उसके बारे में देखें तो सामाजिक संदर्भ में उदारवाद यह मानता है कि मनुष्य को धर्म और नैतिकता के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी सामाजिक संदर्भ में उदारवाद कहता है कि मनुष्य को धर्म और नैतिकता के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य को धर्म और नैतिकता के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त हो, उस पर राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए। दूसरे नंबर बात करें, व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी इच्छा और चेतना से बाधित हो। व्यक्ति अपने कार्य यदि करता है तो वह अपनी इच्छा और चेतना से बाधित हो, न कि धर्म, अंधता और नैतिक बंधनों से। यानी व्यक्ति को धर्म और नैतिक बंधनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उदारवाद यह मानता है यदि वो प्रभावित होता है तो अपनी इच्छा और चेतना से होगा, लेकिन उसे धर्म और नैतिक बंधनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उदारवाद ऐसा मानता है। यानी 2 नंबर पॉइंट कह रहा है व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी इच्छा और चेतना से बाधित हो, न कि धर्म, अंधता और नैतिक बंधनों से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आर्थिक संदर्भ में उदारवाद क्या कहता है? आर्थिक संदर्भ में उदारवाद की क्या विचारधारा है उसे देखें तो यह आर्थिक जीवन में
स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। यानी उदारवाद है जो आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है कि मुक्त व्यापार होना चाहिए। मुक्त व्यापार और उत्पादन की स्वतंत्रता का पक्षधर है। उदारवाद की जो विचारधारा है आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और उत्पादन की स्वतंत्रता का यह पक्षधर है और लाइसेंस प्रणाली का विरोधी है। उदारवाद है जो लाइसेंस प्रणाली का विरोधी, आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों का भी विरोधी है। आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे होते हैं उनका भी यह विरोध करता है। इसका मानना है कि आर्थिक जीवन में व्यापार है जो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर राज्य और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए। व्यक्ति अपने मर्जी से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करे और आर्थिक लाभ अर्जित करे। यानी उदारवाद की यह धारणा रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में मर्जी से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करे, जितना वो चाहता है उसको उपयोग करने दो और वह आर्थिक लाभ अर्जित करे। राज्य और सरकार उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी। उदारवाद ऐसा मानता है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आर्थिक संदर्भ में उदारवाद की। इसका सीधा मतलब है कि यह व्यक्ति को स्वतंत्रता देता, पूर्णतः स्वतंत्रता का पक्षधर है व्यक्ति की, और राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करें राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की क्या विचारधारा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या योगदान है उसके बारे में चर्चा करें तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का पक्षधर है। यानी यह कहता है कि शक्ति किसी एक केंद्र में नीत नहीं हो, यह निचले स्तर तक शक्ति का पृथक्करण करना चाहता है उदारवाद राजनीतिक क्षेत्र में, और यह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है। यानी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का भी समर्थन करता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का भी समर्थन करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की विशेषता है या नहीं है निम्न में से, तो इसलिए हमें इन विशेषताओं को थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर बात करें, यह सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्षधर है। यानी राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी ये समर्थन करता है, और न्यायपालिका को ये सर्वोच्च मानता है, कानून है जो सर्वोच्च है, इसका भी समर्थन करता है उदारवाद। और देखें तो यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद की विचारधारा रही है वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की भी बात करता है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की। अब और क्या फैक्ट है उदारवाद से जुड़े उनके बारे में भी देखते हैं। उदारवाद अपने जन्म यानी अपने जीवित समय से लेकर वर्तमान समय तक ये कई चरणों से गुजरा है और इसे कालक्रम की दृष्टि से उदारवाद को 2 चरणों में बांटा गया है। यानी कालक्रम की दृष्टि से, समय अवधि की दृष्टि से उदारवाद को 2 भागों में बांटा गया है। एक है इसका प्रारंभिक भाग जिसे पुरातन या परंपरागत उदारवाद कहा जाता है। प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद जिसका जो टाइम पीरियड है 16वीं और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का, यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय है उसे प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद कहा जाता है। और इसे ही शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म या उदात उदारवाद कहा गया। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद को भी शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है और उदात उदारवाद कहा जाता है। और इसी प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले आप देखिएगा। यानी इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है और इसे व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहा जाता है। अब नकारात्मक उदारवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल व्यक्ति का समर्थन करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहता है। यदि व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, इसलिए इसे नकारात्मक उदारवाद की भी संज्ञा दी गई है। यानी केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसकी बात करता है और राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए ऐसी बात करता है, इसलिए इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और व्यक्तिवादी उदारवाद भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिवादी उदारवाद ही नकारात्मक उदारवाद का आधार है।
व्यक्तिवादी उदारवाद ही नकारात्मक उदारवाद का आधार है। कैसे है? क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्ति को खुली स्वतंत्रता प्रदान करता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति चाहे जितना साधनों का उपयोग करे, उसकी मर्जी आए वो करे, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि वो गलत काम करता है तो करने दो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये बात करता है। इसलिए व्यक्तिवादी उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद का आधार माना जाता है और इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहा जाता है। अब इसे अहस्तक्षेप उदारवाद भी कहा जाता है, अहस्तक्षेप उदारवाद भी कहा जाता है, यानी लेजी फायर लिबरलिज्म भी कहा जाता है। अहस्तक्षेप उदारवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उदारवाद है जो आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोधी है। अहस्तक्षेप उदारवाद कहने के पीछे यही इसका मतलब है कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोधी है। सरकारी हस्तक्षेप है जो आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम होना चाहिए। इसी कारण इसे अहस्तक्षेप उदारवाद की संज्ञा भी दी गई है और इसे मुक्त बाजार उदारवाद भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? मुक्त बाजार उदारवाद, फ्री मार्केट लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है जिस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, इसलिए इसे मुक्त बाजार उदारवाद भी कहा जाता है। अब इस प्रारंभिक उदारवाद, पुरातन उदारवाद या शास्त्रीय या उदात्त उदारवाद की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं देखें तो यह धर्म व्यक्ति का आंतरिक व निजी मामला है। शास्त्रीय उदारवाद मानता है कि धर्म है जो व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है, राज्य का इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस कारण यह मानता है कि धर्म व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह बल देता है। जो परंपरागत या प्रारंभिक उदारवाद है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है और धर्म व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है, राज्य को उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कहता है। शास्त्रीय या परंपरागत या प्रारंभिक उदारवाद है यह राज्य का सीमित रूप स्वीकार करता है, यानी राज्य का सीमित रूप स्वीकार करता है। इसका मतलब कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य का सीमित रूप स्वीकार करने से तात्पर्य है कि राज्य का उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। और ये निजी संपत्ति का समर्थन करता है, निजी संपत्ति का समर्थन करता है। जो प्रारंभिक उदारवाद है यह कहता है कि व्यक्ति जितनी चाहे उतनी संपत्ति ग्रहण करे और उसका अपने जीवन में उपयोग करे, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता, इसलिए यह निजी संपत्ति का समर्थन करता भी माना जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक उदारवाद, जिसे समसामयिक उदारवाद भी कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान समय तक का जो टाइम पीरियड है उसे आधुनिक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद भी कहा जाता है और इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। जो प्रारंभिक उदारवाद या पुरातन उदारवाद था उसे नकारात्मक उदारवाद और व्यक्तिवादी उदारवाद कहा गया, जबकि आधुनिक उदारवाद समसामयिकी उदारवाद जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। अब सकारात्मक उदारवाद कहे जाने के पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे। अब आधुनिक उदारवाद को या समसामयिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद को एक संविधान विशेषज्ञ है जॉन ग्रॉलबेथ राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने कहा है कि औद्योगिक राज्य का सिद्धांत कहा, यानी आधुनिक उदारवाद को औद्योगिक राज्य का सिद्धांत किसने कहा? आधुनिक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद को औद्योगिक राज्य का सिद्धांत किसने कहा? यह कहा था जॉन गॉलब्रेथ ने आधुनिक उदारवाद समसामयिक उदारवाद को औद्योगिक राज्य का सिद्धांत भी कहा है। और ट्रेकर नामक एक और राजनीतिज्ञ आते हैं, वो इसे सुधारवादी उदारवाद के नाम से भी संबोधित करते हैं, यानी आधुनिक या समसामयिक उदारवाद को सुधारवादी उदारवाद के नाम से किसने संबोधित किया? तो यह क्या है? टेकर महोदय ने। टेकर महोदय आधुनिक उदारवाद, समसामयिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद को सुधारवादी उदारवाद भी कहते हैं। ये कुछ समर्थन रहे हैं। अब बात करते हैं कि आधुनिक उदारवाद और समसामयिक उदारवाद के समर्थक कौन हैं। इसके भी समर्थनकर्ता तो रहे होंगे। आधुनिक उदारवाद और समसामयिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद के समर्थनकर्ता कौन हैं? पिछली परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से आधुनिक उदारवाद के समर्थन करता है, समर्थक कौन कौन थे? तो उसमें प्रमुख रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल का नाम भी लिया जाता है, टीएच ग्रीन का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है,
हॉबहाउस, ध्यान रखिएगा, वेरी मस्ट, हॉब्स नहीं है, हॉबहाउस, लिंडसे, कॉल, बार्कर, लॉस्की और मैकाइवर। लॉस्की और मैकाइवर, लॉस्की, मैकाइवर, बार्कर, जॉन स्टुअर्ट मिल, टीएच ग्रीन, हॉबहाउस, लिंडसे, कॉल, यह है जो आधुनिक उदारवाद के विशेष रूप से समर्थन करता है, समर्थक रहे हैं। इनमें से यदि प्रमुख रूप से देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल और टीएच ग्रीन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, इसलिए हमें इन समर्थकों के नाम भी याद होने बहुत ही जरूरी है। जॉन स्टुअर्ट मिल, टीएच ग्रीन, हॉबहाउस, लिंडसे, कॉल, बार्कर, लॉस्की और मैकाइवर। इन समर्थकों ने राज्य के सकारात्मक कार्यों को स्पष्ट करके सकारात्मक उदारवाद को विकसित किया। जो ये समर्थक है, इन्होंने राज्य के सकारात्मक कार्यों को स्पष्ट किया और सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। अब हम आधुनिक उदारवाद, समसामयिक उदारवाद की विशेषताएं क्या है उनको देखेंगे। आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद की विशेषताएं क्या है, यह प्रारंभिक या पुरातन उदारवाद से किस आधार पर भिन्न है, उसको भी हम देखेंगे। आधुनिक उदारवाद यह सार्वजनिक हित के पक्ष में व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, वेरी वेरी मस्ट। यह सार्वजनिक हित के पक्ष में व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। ये राज्य यहां हस्तक्षेप करेगा, जबकि प्रारंभिक या पुरातन जो उदारवाद है वहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था, वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता था। जबकि आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और राज्य को हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करता है। ये इनमें प्रमुख अंतर है, यानी यह सार्वजनिक हित के पक्ष में व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। इसका सीधा मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है आधुनिक उदारवाद, जबकि प्रारंभिक उदारवाद है, पुरातन उदारवाद है, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता था और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता था कि राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करे। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि सकारात्मक उदारवाद ने ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। अब आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद एक ही बात है। अब इस सकारात्मक उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया और इसका पक्षधर है। यह इसकी वेरी मस्ट विशेषता रही है कि सकारात्मक उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया और इसका यह समर्थन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक उदारवाद की निम्न में से विशेषता है या नहीं है। अब आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति पर अंकुश लगाता है और पूंजीपतियों पर कर यानी टैक्स लगाने की बात करता है, वेरी वेरी मस्ट लक्षण इसका, यानी निजी संपत्ति पर अंकुश लगाता है। जबकि प्रारंभिक उदारवाद या पुरातन उदारवाद निजी संपत्ति को समर्थन करता था, निजी संपत्ति रखने की लिए वो छूट देता था, जबकि आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति पर अंकुश लगाता है, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने की बात करता है। जबकि प्राचीन उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद है, वो पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगाता था, वो मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता था। जबकि आधुनिक उदारवाद निजी संपत्ति पर अंकुश लगाता है, प्रतिबंध लगाता है और पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने की, कर लगाने की बात करता है। और ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर बल देता है कि प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का समर्थन करता है आधुनिक उदारवाद। यह मुक्त बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है, वेरी वेरी मस्ट लक्षण है इसका, विशेषता है कि आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद है जो यह मुक्त बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। जबकि तुलना करें परंपरागत उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद से, वो मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल देता था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल नहीं देता था। लेकिन आधुनिक उदारवाद मुक्त बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। अंतिम इसकी विशेषता है कि यह अल्पसंख्यकों, वर्गों व दलितों के विशेष हितों को संवर्धन विकसित करने पर बल देता है। आधुनिक उदारवाद अल्पसंख्यक है, वर्ग है, दलित है, इनके जो विशेष हित है उन्हें विकसित करने पर बल देता है। यह आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको जानते हैं।
अब उदारवाद विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? उदारवाद का जनक है जो जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक जिनका टाइम पीरियड 1632 ईस्वी से 1704 ईस्वी तक रहा है और इन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। अब जॉन लॉक सरकार को समाज की सहमति पर आधारित माना है, यानी जॉन लॉक ने राज्य सरकार को समाज की सहमति पर आधारित माना है। वह सीमित सरकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी सीमित सरकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है। सरकार को समाज की सहमति पर आधारित किसने माना? जॉन लॉक ने माना है। लॉक के अनुसार सरकार एक न्यास, एक ट्रस्ट है। जॉन लॉक कहता है कि सरकार है जो एक न्यास है, एक ट्रस्ट है, यह बात करता है अपने विचारों में। और जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक माना जाता है की गई थी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम वन लाइनर प्रश्नों के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उदारवाद शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द से बना है। यानी उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द से बना है और लिबरलिज्म का अर्थ होता है उदारवाद। अब उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। ध्यान रखिएगा, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है। लीबर जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी सीधा मतलब है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उदारवाद को पुनर्जागरण तथा धर्म सुधारवाद की उपज माना जाता है। यानी उदारवाद का जो विकास हुआ है वो पुनर्जागरण और धर्म सुधारवाद के दौरान हुआ है, इसलिए उसे पुनर्जागरण और धर्म सुधारवाद की उपज माना जाता है। उदारवाद को पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन का शिशु भी कहा गया। यहां तक कि उदारवाद को पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन का शिशु माना जाता है, यह कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉस्की उदारवाद के बारे में अपना क्या विचार व्यक्त करते हैं। लॉस्की कहते हैं कि उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु मस्तिष्क में रहने वाली एक आदत है। लॉस्की उदारवाद की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि वो कहते हैं कि उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि यह तो कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं है अपितु मस्तिष्क में रहने वाली एक आदत है। लॉस्की ने उदारवाद को मस्तिष्क में रहने वाली एक आदत की संज्ञा प्रदान की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारवाद का केंद्र बिंदु कौन है? उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उदारवाद चाहता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति जो चाहे वो करे, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। उदारवाद का यह मूल मंत्र है। उदारवाद इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है। उदारवाद कहता है कि राज्य का निर्माण मनुष्य के लिए ही हुआ है और वो मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए। उदारवाद का केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति है। उदारवाद के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारवाद ने व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना है। वेरी मस्ट लाइन है। उदारवाद ने व्यक्ति को तो साध्य माना और राज्य को साधन माना है। ध्यान रखिएगा। हेकर महोदय आते हैं। हेकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद की 4 प्रमुख धारणाओं का उल्लेख किया है। हेकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी है उनकी, जिसमें उन्होंने उदारवाद की 4 प्रमुख धारणाओं का उल्लेख किया है। और वो धारणाएं कौन सी है? यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हेकर द्वारा अपनी पुस्तक में उल्लेखित उदारवाद की 4 प्रमुख धारणाओं में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो इसमें उन्होंने मुक्त उदारवाद, मुक्त बाजार उदारवाद के बारे में भी चर्चा की है, काल्पनिक उदारवाद के बारे में भी हेकर ने चर्चा की है, लोकतांत्रिक उदारवाद के बारे में भी चर्चा की है और सुधारवादी उदारवाद के बारे में भी हेकर ने चर्चा की है। यानी हेकर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद की 4 प्रमुख धारणाओं पर बल दिया है। वह मुक्त बाजार उदारवाद, काल्पनिक उदारवाद, लोकतंत्रीय उदारवाद, सुधारवादी उदारवाद, ये 4। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। बिल्कुल सत्य है। अब 1688 ईस्वी की जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, महान क्रांति 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इतिहास की प्रथम उदारवादी क्रांति मानी जाती है। यानी इंग्लैंड की इस गौरवपूर्ण क्रांति को इतिहास की प्रथम उदारवादी क्रांति माना जाता है। इसलिए इंग्लैंड को उदारवाद का घर भी कहा जाता है। इस क्रांति के कारण इंग्लैंड को उदारवाद का घर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये इतिहास की प्रथम उदारवादी क्रांति मानी जाती है।
उदारवाद का आरंभ है जो किनके विचारों से हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उदारवाद का जो आरंभ है टॉमस हॉब्स के विचारों से हुआ था, जबकि उदारवाद का जो स्पष्ट और प्रमाणिक जो प्रमाण है ये जॉन लॉक की रचनाओं में मिलता है। जॉन लॉक ने इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उदारवाद का आरंभ किनके विचारों से हुआ, टॉमस हॉब्स के विचारों से हुआ। उदारवाद का स्पष्ट प्रमाण या उदारवाद का जनक है जो किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक व्यक्ति की एक विशेषता उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। जॉन लॉक कहता है कि व्यक्ति की एक विशेषता उसका उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है वो भी रही है, ऐसा मानते हैं अपने विचारों में। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है वन लाइनर, बाध्यकारी राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। यानी बाध्यकारी राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यह क्या था, जॉन लॉक ने। अब जॉन लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है। जॉन लॉक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता है और वो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख करता है, जिनमें वो कहता है कि पहला अधिकार जीवन का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। यानी जॉन लॉक ने जिन प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया है उनमें 3 प्राकृतिक अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल देता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है संपत्ति के अधिकार को। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति उतनी ही रखनी चाहिए जितना कि उसका वह सदुपयोग कर सके। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में से किस अधिकार पर सर्वाधिक महत्व दिया या सर्वाधिक बल दिया है, तो उन्होंने दिया था संपत्ति के अधिकार पर। और संपत्ति के अधिकार के बारे में वो कहते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति उतनी ही रखनी चाहिए जिसका वह सदुपयोग कर सके। ये बात अपने विचारों में स्पष्ट करते हैं जॉन लॉक। अब जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार का समर्थन किस दृष्टि से किया है, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, किस प्रकार की दृष्टि से किया है, तो ये क्लियर है, जॉन लॉक ने नैतिक दृष्टि से संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। जॉन लॉक नैतिक दृष्टि से संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है, ध्यान रखिएगा, वेरी मस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर वन लाइनर्स, नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण किसने माना है, यानी नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण किसने माना है। ये जॉन लॉक है जो नागरिक समाज को एक कृत्रिम उपकरण मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसके मतानुसार राज्य की उत्पत्ति समाज के सभी व्यक्तियों के बीच संपन्न सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। यानी किसके मतानुसार राज्य की उत्पत्ति समाज के सभी व्यक्तियों के मध्य संपन्न या हस्ताक्षरित सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, ये जॉन लॉक कहते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समाज के सभी व्यक्तियों के बीच सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद के उन्नायक के रूप में किसे जाना जाता है। प्राचीन उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म के उन्नायक के रूप में किसे जाना जाता है, यह जाना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आर्थिक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने आर्थिक उदारवाद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया था, इसलिए इन्हें प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद के उन्नायक के रूप में भी जाना जाता है। और इनका उल्लेख है, जो प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद का उल्लेख ये इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है। वेल्थ ऑफ नेशंस में इनका वो उल्लेख करते हैं, जिसका प्रकाशन 1777 ईस्वी में होता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, एडम स्मिथ की है, जिसमें वो प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद का भी उल्लेख करते हैं और इन्होंने आर्थिक उदारवाद को और आगे बढ़ाने में प्रयत्न किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विचारक ने लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर व्यक्तिवादी उदारवाद दृष्टिकोण की पुष्टि की। वेरी मस्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। यह कहती बेंथम महोदय ने। बेंथम महोदय ने क्या किया, इन्होंने लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया स्पष्ट रूप से, और इन्होंने उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण की पुष्टि की थी बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के सहयोग से उदारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। किस विचारक ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के सहयोग से उदारवाद के सिद्धांत का समर्थन किया, यह भी बेंथम महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक उदारवाद के समर्थक कौन है? सामाजिक उदारवाद के समर्थक है हॉबहाउस। हॉब्स नहीं है, हॉबहाउस है जो सामाजिक उदारवाद के समर्थक है। नेक्स्ट किसने कहा राज्य स्वयं साध्य नहीं बल्कि एक साध्य का साधन है? कौन कहते हैं कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है बल्कि यह तो एक साध्य का साधन है? यह भी हॉबहाउस अपने विचारों में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट कथन है किसके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है? किसके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है? लॉस्की के अनुसार। लॉस्की अपने विचारों में व्यक्त करते हैं कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का नैतिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विचारक ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करता है? यानी कौन सा विचारक है जो ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का मिला जुला प्रतिनिधित्व करता है, समन्वित प्रतिनिधित्व करता है? यह करते हैं ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक रहे हैं टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन है जो ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का मिला जुला प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने विधि शास्त्र को राजनीति से अलग करने का कार्य प्रारंभ किया था? किस विचारक ने विधि शास्त्र को राजनीति से अलग करने का कार्य प्रारंभ किया था? यह किया था बेंथम ने, जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम शासन व सीमित राज्य पर बल कौन देता है? न्यूनतम शासन व सीमित राज्य पर बल देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं बल्कि मन की एक आदत है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं है बल्कि मन की एक आदत है। यह लॉस्की कहते हैं, लॉस्की का कथन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है, यह कथन है रिचर्ड बेहम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, यह विचारधारा है। सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, यह विचारधारा है। शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद या प्राचीन उदारवाद की, क्लासिकल लिबरलिज्म की यह अवधारणा है कि सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का विकास मूलतः कहां हुआ था? यह यूरोप और इंग्लैंड में हुआ था। समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। बेंथम कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। सामाजिक आधार पर उदारवाद समाज को मानता है कृत्रिम संस्था। सामाजिक आधार पर उदारवाद समाज को एक कृत्रिम संस्था मानता है। लिबरलिज्म किसकी रचना है? लिबरलिज्म किसकी रचना है? यह है एल.टी. हॉबहाउस की। लिबरलिज्म नामक रचना है जो एल.टी. हॉबहाउस की, ध्यान रखिएगा। ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बनाया, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बनाया? यह कथन है वेपर महोदय का। वेरी वास्ट कथन है कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य और उदारवाद को सामाजिक बनाया है, यह वेपर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नव दक्षिण पंथ क्या है? नव उदारवाद ही नव दक्षिण पंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदारवादी विचार ने साम्यवादी विचार को हराया कब? उदारवादी विचार ने साम्यवादी विचार को हराया कब? शीत युद्ध के बाद में हराया था इन्होंने। जब शीत युद्ध का अंत हुआ उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि उदारवादी विचार ने साम्यवादी विचारों को हराया था। नेक्स्ट किसने परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को स्वतः मूलक किसने कहा? परंपरागत उदारवादी जो मान्यताएं हैं, जो धारणा है, उनको स्वतः मूलक किसने कहा है? यह कहा था मैकफर्सन ने। ध्यान रखिएगा, मैकफर्सन परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को स्वतः मूलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद के समर्थक कौन रहे हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से उदारवाद के समर्थक हैं तो जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, टी.एच. ग्रीन है इत्यादि, ये उदारवाद के प्रमुख समर्थक रहे हैं। उदारवाद के सकारात्मक रूप पर बल दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उदारवाद के सकारात्मक रूप पर बल दिया था 19वीं शताब्दी में। जब उदारवाद अपने स्वरूप में शुरुआती दौर में था तब उदारवाद नकारात्मक स्वरूप को धारण किए था, जबकि उदारवाद का जो सकारात्मक रूप है वो 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक कहते हैं कि सरकार को समाज की सहमति पर आधारित होना चाहिए। सरकार को समाज की सहमति पर आधारित माना जाता है, जॉन लॉक कहते हैं। और इन्होंने सीमित सरकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीमित सरकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक ने किया है।
लॉक के अनुसार सरकार एक न्यास है। किसके मतानुसार सरकार एक न्यास या ट्रस्ट है? जॉन लॉक के मतानुसार। सरकार को समाज की सहमति पर आधारित होना चाहिए, ये कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ऊपर। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम उदारवादी विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे एमसीक्यू पर। यह रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? यानी निम्न में से कौन सा एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है, उदारवाद की विशेषता नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य, प्रतिनिधि सरकार, बुजुर्ग राज्य, सीमित सरकार। क्या होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा। बुजुर्ग राज्य यह उदारवाद की विशेषता नहीं है, उदारवाद से मेल नहीं खाता है। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार, इन तीनों ABD, इन तीनों का समर्थन उदारवाद करता है, जबकि बुजुर्ग राज्य का समर्थन उदारवाद नहीं करता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, लॉस्की ने, गिलक्रास्ट ने, मैकाइवर ने। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी किसकी है? क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह टिप्पणी की थी कि व्यक्तिवादी राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है। व्यक्तिवादी राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। उदारवाद का आर्थिक औचित्य निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? वेरी मस्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उदारवाद का आर्थिक औचित्य निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन लॉक, TH ग्रीन, एडम स्मिथ, JS मिल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने उदारवाद का आर्थिक औचित्य स्पष्ट किया। इन्होंने आर्थिक उदारवाद के ऊपर बल दिया था और इन्होंने प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद के ऊपर भी कार्य किया था। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना रही है। 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट होगा कि उदारवाद का आर्थिक औचित्य है जो एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर। उदारवाद का मौलिक यानी बुनियादी सिद्धांत क्या है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है। उदारवाद का मौलिक और बुनियादी सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। उदारवाद का जो मौलिक या बुनियादी सिद्धांत है, जो मौलिक मूल मंत्र है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति को खुली स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उदारवाद का यही मूल मंत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक निम्नलिखित में से किस विद्वान को माना जाता है? इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी उदारवाद का जनक किस विद्वान को माना जाता है? लॉक को, हब्स को, रूसो को, एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए राइट होगा, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जबकि उदारवाद का जो प्रारंभिक विचार है, जो हॉब्स के विचारों से इसका आगाज हुआ था, इसका माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट होगा, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जो दर्शन उदारवाद का कट्टर विरोधी है वह कौन सा है? यानी जो दर्शन, जो विचारधारा उदारवाद का कट्टर विरोधी है वह कौन सी विचारधारा है? व्यक्तिवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा या फांसीवादी विचारधारा? 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, मार्क्सवादी विचारधारा उदारवाद की कट्टर विरोधी विचारधारा है। मार्क्सवाद दर्शन है जो उदारवाद दर्शन का कट्टर विरोधी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है। समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। इसका मतलब यह है कि राज्य तो केवल रात्रि के पहरेदार की भूमिका ही निभाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत यह मानता है राज्य को रात्रि का पहरेदार की भूमिका है, मात्र राज्य की रात्रि का पहरेदार करने की भूमिका ही है और राज्य की कोई भूमिका नहीं है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाल सकता। ऑप्शन बी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वेच्छातंत्रवाद, स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। नॉजिक, हेबरमास, रॉल्स, डार्विन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट होगा। नॉजिक है जो स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन, नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं किस प्रकार। यानी नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं राज्य की प्रतिपन्नता के, नौकरशाही में कटौती के कारण, एकाधिकारों पर प्रतिबंध के कारण, बाजार की स्वतंत्रता के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। यानी नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं, क्यों। ऑप्शन सी राइट होगा। एकाधिकारों पर प्रतिबंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, रॉल्स का उदारवाद आधारित है, रॉल्स का उदारवाद आधारित है। ऑप्शन ए सुख के उपयोगी सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन बी एक व्यापक नैतिक सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन सी एक सारभूत तात्विक सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन डी कांट के रचनात्मकवाद पर आधारित। रॉल्स का उदारवाद आधारित है। 10 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट होगा। कांट के रचनात्मकवाद पर आधारित है रॉल्स का उदारवाद। ऑप्शन डी राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सभी कुछ राज्य में निहित हैं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ। यानी सभी कुछ राज्य में ही निहित है, राज्य के अंदर ही निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ है। समाजवाद में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उदारवाद में, ऑप्शन सी साम्यवाद में, ऑप्शन डी फांसीवाद में। क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट होगा। फांसीवाद में इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ था कि सभी कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। फांसीवादी विचारधारा ये कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्लासिकल उदारवादियों के अनुसार, यानी शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार, ऑप्शन ए जनतंत्र और स्वतंत्र एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन बी जनतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा है, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता आत्म उपलब्धि का अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार क्या होगा ऑप्शन राइट। 12 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्तमान में पचवेलन राज्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट को निम्नलिखित में से किसे संबंधित किया जा सकता है। वेरी मस्ट क्वेश्चन है। जो पचवेलन राज्य का सिद्धांत है इसको किससे जोड़ा जा सकता है या संबंध किया जा सकता है। फांसीवाद से, गांधीवाद से, उदारवाद से, मार्क्सवाद से। ऑप्शन सी राइट होगा। उदारवाद से इस सिद्धांत को जोड़ा जा सकता है, यानी वर्तमान में पचवेलन राज्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट है, जो उदारवाद के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उदारवाद से संबंधित है। कौन सा विचारक उदारवाद से संबंधित है। नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कांट, लॉक, टीएच ग्रीन, अर्नेस्ट बार्कर। यानी उदारवादी समर्थक कौन कौन है, कौन से विचारक उदारवाद का समर्थन करते हैं।
यानी ऑप्शन सी राइट होगा। 1 2 3 4 ये चारों व्यक्ति उदारवाद का संबंधित है, उदारवाद का समर्थन करते हैं। यानी कांट है, जॉन लॉक है, टी.एच. ग्रीन है और अर्नेस्ट बार्कर, ये चारों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने उदारवादी विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा है तो आप इसे जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।